नम नमस्ते और राम राम। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के सिंटैक्स और वेरिएबल्स के बारे में। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ कि हमारा जैसे पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डिक्ले डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और हमारा टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन सिंटैक्स? पाइथन का सिंटैक्स क्या है? जो पाइथन का सिंटैक्स है यह एक तरह से हमारा एक रूल होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके से लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हमने डायरेक्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमने कोई और यानी कि जैसे सेमी कॉलन नहीं लगा है तो वो इसमें नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू रिमूव्ड पैरेंथेसिस देन जो हमारा क्या पाएंगे, सिंटैक्स एरर। तो यानी कि हमारा जैसे एक कीवर्ड्स है उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएं तो ये हमारा एक तरह से फंक्शनिंग कॉल हुआ, उसके बाद हम उसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट उसके बाद पैरेंथेसिस हटा देंगे और उसके बाद हेलो लिखेंगे तो हमें ये एक सिंटैक्स एरर देगा। लेकिन अगर यही कोड हम पाइथन 2.7 में रन करें तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि पाइथन 2.7 ये सिंटैक्स सपोर्ट करता था। लेकिन अभी जो पाइथन 3 पॉइंट वर्जन है उसमें ये सिंटैक्स चेंज कर दिया गया है। मतलब पाइथन को लिखने का तरीका और चेंज कर दिया गया है और मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी हमारा एक तरह से अब सिंटैक्स एरर रहेगी। तो पाइथन के सिंटैक्स में जो हमारे रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे इसमें हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, कोलन्स यूज़ करते हैं, स्पेस यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। अब उसमें से पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन जो हमारा होता है, जैसे हम अदर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स, तो हम पाइथन में वो ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। जो इंडेंटेशन होता है हमारा वो स्पेसेस होता है। हम या तो एक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, दो स्पेस भी, तीन या चार। लेकिन जो मेन एक तरह से होता है तो चार ही स्पेस एक तरह से हमें यूज़ करना होता है, जो कि हमारा एक वे है, अच्छा तरीका जिससे हम यानी कि जो हमारा कोड है एक अच्छे वे में लिखा जाए। हम वैसे यहाँ पे सिंगल स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो उस तरीके से हमारा इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, जिसमें हमें हमारा कोड लगेगा एक ही लाइन में लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंस्टेड इंडेंटेशन, पाइथन डज नॉट यूज ब्रैकेट्स, इंस्टेड इंडेंटेशन यानी कि स्पेसेस डिफाइंड ब्लॉक विच स्टेटमेंट बिलोंग टुगेदर ऑफ कोड। यानी कि जो हमारा ब्लॉक्स होता है वो बताता है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट उसके साथ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रॉन्ग में है, हम अगर इफ़ यानी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखें ट्रू, उसके बाद कोलन लगाया, उसके बाद हम फिर से सेम ही लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं दिया हुआ है या स्पेस, तो हमारा ये दिखा रहा है कि एरर नॉट इंटरप्रेटेड। और अगर हम करेक्ट वे में लिखेंगे तो हम जैसे इफ़ स्टेटमेंट लिखा उसके बाद ट्रू एंड कोलन एंड नीचे जब इंटर किया उसके बाद हमने 4 स्पेसेस दिए हैं, उसके बाद लिखा प्रिंट हेलो, तो जो कि एक करेक्ट वे है लिखने का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि हम जो एक है 4 स्पेसेस ही यूज़ करें, बेटर है वे है जो कि, और उस हम ज़्यादातर टैब को यूज़ करना अवॉइड करें क्योंकि टैब जो होता है कभी कभी 4 स्पेसेस का होता है, कभी कभी किसी किसी आईडी में 8 स्पेसेस का फिक्स्ड होता है। तो टैब्स जो होते हैं वो सभी आईडी में अलग अलग डिफाइंड होते हैं और उसको हम अलग से सेट भी कर सकते हैं। बाकी जो मेन है स्पेस, तो वो बेटर वे है, एक यूनिक वे। एवरी ब्लॉक इफ वाइल
इफ वाइल फॉर फंक्शन क्लासेस मस्ट बी इंडेंटेड, यानी कि हर एक ब्लॉक, जैसे कि हमारा इफ स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, फंक्शंस है कोई या क्लास है, तो उसमें हमें एक इंडेंटेशन देना होता है जो कि हमें दिखाए कि हाँ ये कोड जो है इसके ब्लॉक्स के अंदर है। जैसे कि हम अदर लैंग्वेज में एक ब्लॉक बनाने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे, तो वैसे ही इसमें हम कोलन लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसेस देते हैं नेक्स्ट लाइन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं फॉर लूप का, जिसमें हमने लिखा हुआ फॉर आई इन रेंज 3, उसके बाद कोलन, उसके बाद न्यू लाइन से हमने 4 स्पेसेस दिए हैं न्यू लाइन में, उसके बाद हमने अपने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट नंबर कोलन कॉमा आई पैरेंथेसिस क्लोज। और जैसा कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाई डज यूज इंडेंटेशन? बिकॉज पाइथन्स क्रिएटेड वांटेड टू कोड टू बी क्लीन एंड रीडेबल विदाउट मेसी ब्रेसेस। जैसे कि हम अगर अदर्स लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कोड, जैसे कि हम मान लिया एग्जांपल फॉर एग्जांपल सी या जावा, तो उसमें हमें अरे ज़्यादातर जो होते हैं कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन्स यूज़ होते हैं, जो कि हमें हमारे कोड को ज़्यादा ही रीड करने में थोड़ा मेसी दिखाते हैं। इसी वजह से पाइथन के डेवलपर ने क्या किया, पाइथन के क्रिएटर ने, कि ये चीज़ें हटा ही दी। उसने एक सिंपल कोलन और एक स्पेस यूज़ किया उसकी जगह पे। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि कमेंट्स इन पाइथन। तो कमेंट्स जो होते हैं हमारे एक तरह से ह्यूमन रीडेबल नोट्स होते हैं, जो कि हम लिखते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमने जो कोड लिखा है वो किस लिए लिखा है। तो हम कमेंट्स का यूज़ इसीलिए करते हैं जाकि हम वहाँ पे लिख सकें अपना कि कौन सी लाइन हमारा किस कार्य के लिए कर रही है। जैसे और पाइथन जो होता है वो इग्नोर कर देता है हमारे कमेंट्स लाइन को रन टाइम के समय पे, जब यानी कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है उस समय पे। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम जैसे यूज़ करते हैं हैश, और मल्टीपल लाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स, मतलब 3 बार डबल कोट्स को यूज़ करके। ये एक तरह से वैसे वेरिएबल ही असाइनमेंट होता है यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके आगे कुछ वेरिएबल को ना असाइन करें तो ये हमारा एक तरह से कमेंट हो जाता है, जो कि इग्नोर हो जाता है। बट जो एक स्पेसिफिक वे है वो हैज़ ही है यहाँ पे कमेंट्स के लिए। बट अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं और हैज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डुअल कोट्स को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंगल कोट्स को 3 बार यूज़ कर सकते हैं एंड स्टार्टिंग में, और उसके बाद जहाँ से आपका कमेंट ख़त्म हो रहा हो वहाँ पे एंडिंग पे। तो पर्पस क्या है कमेंट्स को यूज़ करने का? एक तरह से हम जो कोड है हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स को यूज़ करते हैं, या हम कुछ टेम्परेरी डिसेबल कोड कर यानी करते हैं। अगर हम कुछ कोड हमारा है, हम उसमें से हमने कोड को डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हमारा सेक्शन एक है, हम इसको डिसेबल्ड कर दें, कि यानी कि ये जो हमारा इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिया जाए, तो हम वो कोड भी कमेंट्स कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मेन जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारा कमेंट्स यूज़ होता है वो डुअल कोट्स को 3 बार ही यूज़ करके किया जाता है, लिखा जाता है। और जो सिंपल जो कमेंट्स होते हैं वन लाइनर, वो हमारा हैशटैग को यूज़ करके किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, यानी कि हम डॉक्यूमेंटेशन भी राइट करते हैं जब हम क्लासेस या फंक्शंस में आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो पाइथन में हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं पाइथन में जो कि पहले से ही डिफाइंड हैं, जैसे कि हमारा एंड, और, नॉट, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डेफ, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, नन, इम्पोर्ट। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हम एक तरह से वेरिएबल को असाइन करने, या हम इन नाम से कोई क्लास या फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो बनाने का
ट्राई करेंगे तो वो हमें एरर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, डेफ जो हमारा एक तरह से फंक्शन को डिफाइन करने का कीवर्ड्स है, तो वो यहाँ पे यूज़ करके अगर मैं उसको एक तरह से वेरिएबल की जगह यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे ये एरर दे रहा है, डेफ इज़ ए पाइथन कीवर्ड। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यू कैन नॉट यूज़ देम एज वेरिएबल नेम्स। और सेम आप क्लास का नेम भी नहीं दे सकते वहाँ पे, या फंक्शन का नाम भी नहीं दे सकते। जैसे आप लिखना चाहें डेफ उसके बाद एल्स, तो फंक्शन का नाम भी वहाँ पे नहीं देना दे सकते। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ये एक तरह से वर्ड्स जो ये हैं एक तरह से रिजर्व वर्ड हैं पाइथन के द्वारा। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमारे? आइडेंटिफायर्स आर नेम यू गिव टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस और मॉड्यूल्स। आइडेंटिफायर जो होते हैं हमारे एक तरह से नेम होते हैं जो कि हम अपने वेरिएबल्स को या फंक्शंस के नेम को देते हैं, या क्लास के नेम को देते हैं, या मॉड्यूल्स को, जिससे कि हम उसको पहचान सके कि ये हमारा क्या काम कर रहा है। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया तो उसको हमने एक नाम दे दिया कि हमारा ये क्या चीज़ है। जैसे हमारा किसी पर्सन की एज है तो हमने उसको वेरिएबल का नाम दे दिया एज। तो वहाँ पे हमारा यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये चीज़ जो है उसके पर्सन की उम्र को यानी कि वहाँ पे स्टोर करेगा। यहाँ पे आप रूल्स पढ़ सकते हैं। मस्ट स्टार्ट यानी कि हमारे आइडेंटिफायर जो होते हैं उनको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हमें सावधानियाँ ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमारा एक तरह से आइडेंटिफायर स्टार्ट जो होता है वो इस यानी कि किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से। और जो हमारा आइडेंटिफायर वो होता है वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और जो हमारा आइडेंटिफायर होगा वो कभी स्पेस नहीं कंटेन करेगा। और कैन नॉट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर लाइक हाइफन, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, etc। और जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि एज और एज दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। ये हमारा एज अलग है और ये अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स, जैसे स्मॉल लेटर्स में नेम, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं उसको, उसमें कोई नंबर यूज़ करना है तो हम लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तरह से 3 वेरिएबल्स के नेम हो सकते हैं। आप क्लासेस के नेम भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फंक्शंस के नेम। और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उसमें आप जैसे कि नंबर से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वह इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप बीच में हाइफन का यूज़ कर रहे हैं यानी कि माइनस साइन, तो आपका एक तरह से इनवैलिड होएगा। और जैसे आपने कोई रिजर्व वर्ड यूज़ कर लिया, जैसे कि हमारा कीवर्ड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन आइडेंटिफायर, तो भी वहाँ पे हमारा एरर देगा। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास इज़ ए कीवर्ड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ ए वेरिएबल। तो द रियल वर्ड इंटरनल वर्किंग, इसमें हम समझेंगे इसकी कि हमारा जो वेरिएबल क्या होता है। एक ए वेरिएबल इन पाइथन इज़ नॉट लाइक सी और जावा वेयर मेमोरी इज़ फिक्स्ड। हमारे पाइथन में जो है वेरिएबल जो होता है उसमें मेमोरी फिक्स्ड नहीं होती है। हमारा पाइथन में वेरिएबल की मेमोरी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है उसके डेटा के अकॉर्डिंग। ए वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू। पाइथन में जो हम वेरिएबल तभी यानी कि क्रिएट होता है जब हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। पाइथन वर्क्स डिफरेंटली व्हेन यू राइट x इक्वल टू 10 देन ए वेरिएबल विल क्रिएट। यानी कि जब हम x इक्वल टू 10 लिखेंगे तो हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इंटरनली 3 तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पाइथन में। स्टेप 1,
पाइथन जो है एक, जैसे हमने x=10 लिखा तो हमारा पाइथन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा मेमोरी में जो कि होगा 10। इट क्रिएट्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। ये एक, क्योंकि हमारा ये 10 है यहाँ पे है, तो ये एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और यह इसको स्टोर करेगा मेमोरी में जो कि हीप मेमोरी होगी। तो 10 को हमारे एज एन ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी में सेव हो जाएगा पाइथन फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में पाइथन क्या करेगा, एक नेम क्रिएट करेगा रेफरेंस के लिए कि एक्स है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका रेफरेंस है एक्स। तो हम अगर एक्स को कॉल करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इज जस्ट है लेबल, ये टैग जो कि हमारा पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को 10 को। और स्टेप 3 में क्या करेगा, पाइथन इंक्रीजेज रेफरेंस काउंट। पाइथन यूजेस रेफरेंस काउंटिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो पाइथन उसमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रेफरेंस काउंटिंग यूज़ करेगा, जैसे कि एक्स जो है पॉइंट करेगा इंटीजर ऑब्जेक्ट स्टोर इन हीप। एक्स जो है हमारे उस इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो कि हमारा हीप में स्टोर है। जैसे कि हमारा 10 जो है इंटीजर ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में हमारे स्टोर है, तो उसको हमारा जो एक्स वेरिएबल का जो हमारा आइडेंटिफायर नेम है वो उसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, पाइथन वेरिएबल डू नॉट स्टोर डेटा डायरेक्टली। जो पाइथन के वेरिएबल होते हैं हमारे, वो डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, दे स्टोर रेफरेंस पॉइंटर्स टू द डेटा। वो हमारे डेटा के पॉइंटर्स यानी कि रेफरेंस को यूज स्टोर करते हैं। थिंक ऑफ लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से सोचिए जैसे कि हमारा एक्स एक वेरिएबल है और 10 जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है इन मेमोरी में। जैसे कि एग्जांपल हमारा y जो है एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल, और ये हमारा जो है डेटा है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में। और जो कि हमारा y होगा वो एक तरह से पॉइंटर होगा जो कि उसको पॉइंट करेगा, एक तरह से उसको रेफरेंस करेगा मेमोरी में। मतलब इंडिकेट करना एक तरह से कि हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसमें कि हमारा हेलो पड़ा हुआ है मेमोरी में, तो उसको रेफरेंस यानी कि हम अगर y को यू कॉल करें तो हमारा वो हमारा यहाँ से कॉल होके हमारे पास आ जाए डेटा जो कि हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हेलो। यहाँ पे जैसे z=3.14 यूज़ किया तो यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा या डबल। पाइथन ऑटोमेट पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डेटा टाइप। जो हम पाइथन में वेरिएबल असाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पहले उसको चेक करता है कि हमारे डेटा टाइप्स क्या है, फिर हमारा उसी यानी कि टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस डेटा को स्टोर करता है और असाइन करता है। यू कैन रीअसाइन वेरिएबल्स। पाइथन में हम जो वेरिएबल्स हैं उनको फिर से असाइन कर सकते हैं। मतलब एक बार जैसे मैंने एक्स में 10 वैल्यू को डाला, उसके बाद हम उसको हटा के उसकी जगह एक्स में हम फिर से दूसरी वैल्यू डाल दें तो हमारे लास्ट वैल्यू जो हमने डाली है वेरिएबल में वो स्टोर होगी, बाकी हमारे जो पहले का 10 पड़ा हुआ होगा वो वहाँ से हट जाएगा। हाउ मच मेमोरी डज अ वेरिएबल टेक, यानी कि हमारा एक वेरिएबल जो है वो कितनी मेमोरी लेता है। जैसे कि हमारा इंटीजर के लिए स्मॉल इंटीजर्स जो होता है -5 to 256 आर प्री स्टोर्ड इन मेमोरी। दिस इज कॉल्ड इंटीजर कैचिंग और इंटर्निंग। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है a=10 और b=10, बोथ a एंड b पॉइंट टू सेम मेमोरी लोकेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 को, और यहाँ पे इसका भी इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 बनेगा, और दोनों एक ही यानी कि मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। मेमोरी यूजेस एग्जांपल, जैसे कि हम इंटीजर ऑब्जेक्ट हमारा 10 का है
may be used 28 bytes varied by system। जैसा कि मेरे सिस्टम में ये अगर 28 बाइट्स यूज़ कर रहा है, तो किसी अगर दूसरे सिस्टम में कोई दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। स्ट्रिंग यूजेस मोर मेमोरी बिकॉज ईच कैरेक्टर स्टोर यूनिकोड। हाँ, और जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमने नेम में कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाली हुई है वेरिएबल्स में, तो वो हमारे जो है ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेंगे, जैसे इन कंपैरिजन टू इंटीजर, क्योंकि उसमें हर एक जो वर्ड हो करेक्टर होता है, जैसे मेमोरी का MEMORY, तो हर एक करेक्टर अलग अलग जो है यूनिकोड में सेव होते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा स्पेस लेता है। और जैसे पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे, एक इंटीजर होता है, जैसे कि हमारा होल नंबर, अभी हमने एज इक्वल टू 25 लिखा, तो यहाँ 25 जो हमारा एक इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे। और अगर हमें पाइथन में डेटा टाइप चेक करना है इस वेरिएबल का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस टाइप एज, फिर एज जो है हमारा वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, फिर क्लोज। तो ये चीज़ हम यहाँ पे साथ में करके भी देख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पाइथन का इंटरप्रेटर ऑन कर रहा हूँ, पाइथन 3, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेरिएबल ए इक्वल डायरेक्ट एज इक्वल टू 23। मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा एज, तो ये हमारा एज जो है प्रिंट हो गई वेरिएबल, ये हमारे इस वेरिएबल की में जो भी डाटा था ऑब्जेक्ट, यानी कि इंटीजर ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसका टाइप देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ प्रिंट, उसके बाद हम टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और एंटर किया, तो इस यहाँ पे हमारा दिख गया जो हमारा एज नाम का वेरिएबल है वो हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है। और यहाँ पे हम जैसे चेंज करना चाहें दूसरा नेम देखें यहाँ पे, या हम इसी वेरिएबल को ले लें, तो यहाँ पे हम चेंज करना भी चाहें, यानी कि रीअसाइन, तो एज में हमने डाल दिया 24। अब मैं सेम यहाँ पे लाइन फिर से दोहराऊंगा, पहले हम टाइप इसका चेक कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारा टाइप है इसका स्ट्रिंग टाइप है str। तो हमने जैसे यहाँ पे वेरिएबल को फिर से रीअसाइन किया, तो उसका जो है टाइप जो है ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया पाइथन ने। और मैं यहाँ पे डेटा भी चेंज करके दिखा रहा हूँ, जो हमारा डेटा है यहाँ पे 24 दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा है, ना कि हमारा एक इंटीजर है। और और हम अभी जैसे फ्लोट, स्ट्रिंग, वेरिएबल, हाँ सॉरी, पाइथन के डेटा टाइप्स पे हम थे, तो यहाँ पे आपने देखा इंटीजर क्या होता है, जैसे 2 और 5 हमारे एक होल नंबर है, तो वो हमारे एक इंट टाइप का वेरी हो गया डेटा टाइप, जिसको हम इंट कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म इसका जो है वो इंटीजर है, लेकिन हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट कहलाता है। यहाँ पे जैसे फ्लोट है, वो हमारा जो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, जैसे 99.99 या 9.1 etc, जो हम टाइप करते हैं वो हमारे होते हैं फ्लोट्स टाइप डेटा टाइप्स। और जैसे हमारा डुअल कोड्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारे होते हैं str, स्ट्रिंग टाइप। और जैसे कि हमारे ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं उनको हम बूल बोलते हैं डेटा टाइप्स में, या बुलियन।
तो आप देख सकते हैं सभी का डेटा टाइप्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमें कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसका डेटा टाइप्स हमें चेक करना है तो हम वहाँ पे टाइप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं उसका वैल्यू। तो नेक्स्ट आपको हम बताते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में। तो पाइथन हैज़ 14 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। हमारे पास पाइथन में 14 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1 पे है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि हमने अभी पढ़े, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग और सी नम और हमारे होते हैं सीक्वेंस टाइप के वेरिएबल। सीक्वेंस में हमारा आता है लिस्ट, टपल, रेंज और सेट डेटा टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं सेट, फ्रोजन सेट और मैपिंग डेटा टाइप्स जैसे हमारे डिक्शनरी, डिक्ट और बाइनरी डेटा टाइप्स बाइट्स, बाइट्स एरे, बाइट एरे, मेमोरी व्यू और स्पेशल डेटा टाइप जैसे नन टाइप। तो ये हमारे हो गए 14 डेटा टाइप्स। जैसे इंटीजर 1 नंबर पे, सेकंड पे फ्लोट। तो ये स्पेशल है इसी वजह से इसको काउंट नहीं किया गया है। तो मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, वेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा टाइप्स। फर्स्ट है इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। जैसे कि हमारा इंटीजर के बारे में मैंने बताया कि जो हमारा नंबर्स होता है होल नंबर वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो पॉजिटिव में हमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निगेटिव में हमें नंबर के आगे माइनस लिखना पड़ता है। तो हमारा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक तरह से होल नंबर है, कोई इसमें ना तो डेसिमल पॉइंट है या कोई अदर पैरेंथेसिस या और कुछ नहीं यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से इंटीजर है। इसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में हम अगर देखें तो ये हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। पाइथन इंटीजर है अनलिमिटेड साइज। पाइथन के इंटीजर वेरिएबल जो होते हैं उनका साइज अनलिमिटेड होता है, मतलब जितने ही बड़ा हमारा डेटा होगा उतना ही बड़ा उसका साइज हो सकता है। मेमोरी ग्रो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मैंने डिफाइन किया कि जो हमारे वेरिएबल के मेमोरी होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली ग्रो होती है। जैसे कि हमारे डेटा का साइज बढ़ेगा तो मेमोरी का साइज भी बढ़ेगा वहाँ पे। स्मॉल इंटीजर -5 टू 256 आर कैश्ड फास्टर परफॉर्मेंस। जो हमारे स्मॉल वेरी इंटीजर्स होते हैं तो वो हमारे एक तरह से कैश्ड मेमोरी में यानी कि स्टोर हो जाते हैं, जो कि हमारे फास्ट परफॉर्मेंस को फास्ट करते हैं, मतलब फास्टर परफॉर्मेंस के लिए वहाँ से यूज़ होते हैं स्टोर होके। और दूसरा हमारा टाइप है फ्लोट। तो फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं हमारे। जैसे हमारा 3.14 पाई की वैल्यू जो है वो एक तरह से फ्लोट है हमारे डेटा। और जैसे 10.0 लिखा है या 10.1 तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, एक तरह से डेसिमल नंबर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन फ्लोट्स आर 64 बिट IEEE 754 नंबर्स। ये स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे आप जैसे देख भी सकते हैं नंबर्स का। तो हम इसके बारे में चेक भी करते हैं ये स्टैंडर्ड्स क्या होता है। वैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो 64 बिट IEEE 754, 64 बिट IEEE 754। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं द 64 स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर uses 64 bit parameter to represent real number।
It is correspond to one bit sign एंड 11 बिट एक्सपोर्ट। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं ये क्या स्टैंडर्ड्स है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। यह एक तरह से स्टैंडर्ड है जिसमें डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स फॉर्मेट यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनली मेमोरी जो है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनली यूजेस ए सी डबल प्लस ओवरहेड फॉर पाइथन ऑब्जेक्ट्स। ये क्या मतलब है? जैसे कि हमारे सी में इंटरनली डबल्स यूज़ होता है उसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हमारे जैसे होते हैं ए प्लस बी जेड फॉर्म में, यानी कि जहाँ पे हमारा ए होता है वो इंटीजर होता है, उसके बाद बी भी हमारा इंटीजर होता है, जो जे होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं z इक्वल टू 5 + 3j। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे रियल सर्च करें तो हमारे इस वेरिएबल में जो रियल पार्ट है वो 5 है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 3j है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो होता है वो एक तरह से रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एक z वेरिएबल है, उसमें हमारा दो पार्ट्स हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। तो हम अगर इमेजिनरी सर्च करें तो यहाँ पे हमारा 3 मिलेगा और यहाँ पे अगर हम रियल पार्ट सर्च करें तो 5 मिलेगा, लेकिन दोनों जो है हमारे एक तरह से फ्लोट हैं टाइप। और ये हमारा मिल के जो है 5 + 3j बनाता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। वाई पाइथन हैज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका यूज़फुल फॉर जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे हमारे सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, इस साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए या सिमुलेशंस के लिए। तो हमारा इसका जो कॉम्प्लेक्स वेरी डेटा टाइप्स है इसका यूज़ हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, स्पेसिफिक साइंटिफिक कैलकुलेशन और सिमुलेशंस के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप्स है बूल। तो बूल का फुल फॉर्म हमारा होता है बुलियन, और इसमें हमारे दो ही वो होते हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। इंटरनली जस्ट इंटीजर्स, यानी कि अगर हम बुलियन में 1 जो हमारा होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं x इक्वल टू ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स। तो अगर हम इस यहाँ पे प्रिंट करेंगे ट्रू प्लस ट्रू एज टू बिकॉज 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रू है वो 1 वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है और ये भी ट्रू जो है वो 1 वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से हम अगर प्रिंट करेंगे दोनों बुलियन वैल्यू तो यहाँ पे हमारा जो है 2 आएगा। और अगर हम यहाँ पे सेम x + x भी लिख देंगे तो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 ही आएगा। तो हमारे और ये हमारा डेटा है जो हमारा हम अपने वेरिएबल में असाइन करेंगे तो हमारे वेरिएबल का जो है टाइप है वो बूल होगा। और हमारा स्ट्रिंग जो है str डेटा टाइप, उसमें हमारा जो है टेक्स्ट हम जो सिंगल कोट्स या डुअल कोट्स में राइट करते हैं वो होता है स्टोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर्स यूनिकोड टेक्स्ट। तो हमने एक जैसे एग्जांपल में वेरिएबल बनाया उसमें एक डुअल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख दी तो ये हमारा str टाइप का वेरिएबल हो गया। और हम अगर यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा ये जो वेरिएबल होगा वो str टाइप का ही होगा। और हम हमारे जैसे मेमोरी बिहेवियर चेक करें तो ईच करेक्टर इज स्टोर्ड एज यूनिकोड। जो हमारा हर एक करेक्टर है वो एज ए यूनिकोड की तरह स्टोर होगा हमारे नेम वेरिएबल में। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल।
इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, इम्यूटेबल मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं इस डेटा को। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में क्या होता है इम्यूटेबल, और इसका एक और दूसरा जो पार्ट है वो म्यूटेबल होता है। इफ़ यू चेंज अ स्ट्रिंग, पाइथन क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। अगर आप इस यहाँ पे आप स्ट्रिंग में कोई फंक्शन क्रिएट लगा के उसको चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे, तो जो पाइथन है वो एक उस जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को इस यानी कि वेरिएबल को असाइन कर देगा, और बाकी इस ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर देगा। और हमारा जो 6 डेटा टाइप है वो लिस्ट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक वेरिएबल इक्वल टू, ये हमारा ब्रैकेट्स के अंदर होता है। जो हमारा लिस्ट होता है वो वो हमारा डेटा जो है ब्रैकेट्स के अंदर यूज स्टोर करता है। तो हम एक लिस्ट में हर एक तरीके का डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स वैरी डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम जो अदर डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स हैं। तो वो सारे हम इसमें लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बूलियन टाइप के जैसे हमने अभी पढ़े, तो वो भी हम इसके लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट के फीचर्स देख सकते हैं। इंडेक्स्ड होती है हमारी लिस्ट। अलाउड डुप्लीकेट्स, हम लिस्ट में डुप्लीकेट यानी डेटा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने 2 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसके बाद फिर से 2 हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कैन स्टोर मिक्स्ड डेटा टाइप्स, यानी कि हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लिस्ट का जो टाइप है वो देखिए म्यूटेबल है। यहाँ पे कैन चेंज एलिमेंट्स, यानी कि लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, तो ये एक म्यूटेबल है। जैसा कि हमने अभी स्ट्रिंग में पढ़ा था वो इम्यूटेबल थी, तो उसमें हम जो है एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट में हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर 2 को रिप्लेस करना चाहूँ, या 1 को हटाना चाहूँ, या 3 को, किसी भी एक डेटा को हटाना चाहूँ या पूरा हटाना चाहूँ, तो वो कर सकता हूँ। और अगर हम इंटरनली प्रोसेस के बारे में इसमें पढ़ें, तो जो हमारी लिस्ट होती है वो एक डायनेमिक एरे होती है, और स्टोर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि ये जो डाटा, उनके रेफरेंस को ही स्टोर करती है, ना कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल जो होता है वो, और लिस्ट, तो उसके रेफरेंस को ही यहाँ पे हमारा लिस्ट जो है वो स्टोर करेगी, ना कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर ही डायरेक्ट हम पूरा वेरी डेटा स्टोर कर लेगी। और हमारा एक दूसरा जो होता है डाटा टाइप, ट्यूपल। ट्यूपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और इसमें जो है हम सेम ही डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 1 2 3, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? ये फास्टर देन लिस्ट, ये लिस्ट से हमारा फास्टर है। और ट्यूपल जो हमारा होता है एक ऑर्डर होता है, और ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसमें हम जो है चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते एलिमेंट्स के साथ, लेकिन हम लिस्ट में जो है चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं एलिमेंट्स के साथ। और इसमें हम जैसे यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, कैन नॉट चेंज डेटा, यानी कि इसको अगर एक बार असाइन कर दिया तो उसके बाद हम इसका डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन डाटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें यानी कि कोई डेटा हमारा ऐसा होता है जो कि बात को मॉडिफाई ना किया जाए, तो हम उस डेटा को असाइन करने के लिए हम ट्यूपल यूज़ करते हैं, यानी कि उस तरीके की लिस्ट को। और जैसे मेमोरी में हमारा क्या वर्क होता है इसका, ट्यूपल आर लेस मेमोरी
यानी कि ट्यूपल जो होते हैं वो कम मेमोरी यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू लिस्ट। जो लिस्ट हमारा होता है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है और ट्यूपल जो होता है वो कम मेमोरी यूज़ करते हैं। और इसमें नेक्स्ट है हमारा रेंज। तो रेंज हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम रेंज कहते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन को कॉल किया 1 to 5, तो ये हमारा एक तरह से आर में और स्टोर कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे इसको लिस्ट करेंगे आर को, तो यहाँ पे हमारा इसने डायरेक्ट हमारा दे दिया डेटा 1 to 4। तो यहाँ से हमारा रेंज चला, मतलब 0 to नहीं, 1 to 5। तो 1 से 4 तक जाएगा। तो हमारे 5 जैसे ही इटरेट हुआ तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा कि ये चीज़ हम सॉरी जैसे रेंज है तो ये हम लूप्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अभी के लिए आप पढ़ लीजिए। ये एक तरह से रेंज जो है ये भी एक सीक्वेंस टाइप है, डेटा टाइप्स। इसका इंटरनल बिहेवियर क्या होता है? डज नॉट स्टोर नंबर्स। ये यानी कि नंबर्स को नहीं स्टोर करता है डायरेक्टली। स्टोर ओनली स्टार्ट स्टॉप स्टेप्स। यानी कि रेंज टाइप का जो वेरिएबल होता है वो केवल स्टार्ट स्टॉप और स्टेप्स को ही स्टोर करता है अपने अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R=1 to 5 हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टोर करना, लेकिन और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं जब लिस्ट आर, तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक सीक्वेंस दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा आर वेरिएबल होगा वो यहाँ पे एक तरह से सीक्वेंस स्टोर नहीं कर रहा होगा। वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे 1 है, एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा 5 है। और अगर यहाँ पे कॉमा करके एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि हमारा स्टेप्स है कि हमारा कितना स्टेप्स चलना चाहिए, तो वो भी स्टोर करेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है कॉमा करके तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप्स 1 मानेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर हुई हैं आर वेरिएबल पे, ना कि हमारी ये डेटा स्टोर हुई है 1 to 4। और यहाँ पे मेमोरी जो है वो बहुत मेमोरी एफिशिएंट है हमारा जो रेंज वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है सेट। तो सेट को हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 तो ये हम एक तरह से करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं। और यहाँ पे आप सेट के बारे में देख सकते हैं क्या लिखा है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट्स सॉरी। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो आइटम्स होंगे वो यूनिक ही होंगे। हम यहाँ पे डुप्लीकेट्स आइटम्स को नहीं रख सकते। जैसे कि यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, लेकिन अगर हम एस को प्रिंट करेंगे तो वो एक ही टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होगा। जो हमारा डुप्लीकेट्स है उसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। यहाँ पे फीचर्स में भी आप पढ़ सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स यूजेस हैजिंग अनऑर्डर्ड म्यूटेबल। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एक तरह से डिफाइन नहीं होता है। और हमारा ये एक तरह से हैजिंग यूज़ करता है। तो हैजिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जो यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, सेट में डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो रिमूव कर देता है। जैसे हमारा बहुत बार यानी टू, यानी कि एक बहुत बड़ी एक सेट है, उसके अंदर 2 बहुत बार आया है, 3 बहुत बार आया है, या और कोई नंबर या आया हुआ है बार बार, तो वो उसको केवल एक ही बार लिखेगा, ना कि बार बार। और हमारा नेक्स्ट है फ्रोजन सेट। तो यहाँ पे फ्रोजन सेट जो है हमारा एक तरह से ऐसा असाइन होता है जहाँ पे हम फ्रोजन सेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक एरे डिफाइन की है। और ये हमारा इम्यूटेबल सेट होता है। यानी कि हम इम्यूटेबल के बारे में मैंने वैसे बता दिया, तो मुझे यहाँ पे इसको बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वाई नीडेड कैन बी यूज्ड एज डिक्शनरी की बिकॉज इम्यूटेबल।
तो यह जो है हमारे एक तरह से डिक्शनरी की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो डिक्शनरी की के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट हमारा है डिक्ट। तो ये जो डिक्ट है तो ये वही डिक्शनरी की है जो कि हम अभी बात किए। तो जो डिक्ट रहता है वेरिएबल टाइप, उसमें क्या होता है, हमारा की वैल्यू पेयर्स में डेटा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेम एंड जॉन, नेम कोलन, देखिए यहाँ पे हमारे पहले वेरिएबल नेम है स्टूडेंट इक्वल, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट है, करली ब्रेसेस एंड है, उसके बीच में हमारा डुअल कोट्स के अंदर नेम लिखा हुआ है, फिर डुअल कोट्स एंडिंग, फिर कोलन, फिर डुअल कोट्स, फिर जोन, फिर डुअल कोट्स। तो जो हमारा नेम है ये हमारा वेरिएबल का की हुआ, मतलब ये की हुआ जो वेरिएबल है नेम है, तो ये की हुआ, ये कोलन, उसके बाद की के बाद डेटा है हमारा ये। तो नेम हमारा की हुआ यहाँ पे, और डेटा जो हमारा है जो कि वैल्यू है वो जॉन है। और यहाँ पे अनदर की है हमारी एज, और ये हमारी वैल्यू है उसकी 21। जो मार्क्स है वो हमारा की है, और 88 क्या है, वैल्यू है। तो ये हमारा की और वैल्यू के पेयर में है। और इसके फीचर जैसे हैं अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल, की मस्ट बी इनम्यूटेबल, वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हम फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बुलियन भी ले सकते हैं, और अदर डेटा टाइप्स यानी कि लिस्ट भी ले सकते हैं, और यह टपल्स भी। तो ये सारे सपोर्ट करता है, जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि मैं वैल्यूज़ कैन बी एनीथिंग। और इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, हैश टेबल ये क्रिएट करता है, और एक्सट्रीमली फास्ट लुकअप, यानी कि ये इसमें जो डेटा होता है वो बहुत फास्टली यानी कि लुकअप होता है, मतलब उसको हम बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है बाइट्स। जो बाइट्स होता है हमारा इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है। इसको जैसे हम यूज़ करते हैं इमेजेस में, वीडियोस में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में। एग्जांपल बी इक्वल टू बी, उसके बाद डुअल कोट्स हेलो, उसके बाद डुअल कोट्स। तो जो हमारा बी यहाँ पे हमने डुअल कोट्स के पहले लिखा है, तो वो हमें बता रहा है कि ये हमारा एक बाइट्स है। तो यहाँ पे आप अगर इसको प्रिंट करेंगे बी उसके बाद 0, तो यह यहाँ पे 72 प्रिंट कर रहा है, जो कि हमारा है स्काई वैल्यू। तो यहाँ पे जो 0 है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। तो अगर एच का हम स्काई वैल्यू चेक करें तो हमारा होगा 72 कैपिटल एच का। अगर स्मॉल एच यहाँ पे लिखा होता तो उसका स्काई वैल्यू अलग होता। तो हर एक करेक्टर का यहाँ पे स्काई वैल्यू अलग अलग है। और नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप्स है बाइट एरे, जो कि हमारा म्यूटेबल बाइट्स होते हैं। तो जैसे हमारा एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने, तो बी ए इक्वल टू बाइट एरे बी ए बी सी, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस क्लोज किए। तो बाइट एरे यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया जो कि हमारा बाइट एरे टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है। और जैसे यहाँ पे हमने ए को चेक किया, ए का मतलब सॉरी, हमने यहाँ पे इसमें यानी कि चेंज चेंज करना है डेटा। जैसे हमारे हमने पहले बी ए में डाला ए बी सी, वो भी बाइट एरे की हेल्प से, और हमने यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसमें 90 डाल दिया। तो 90 जो है हमारा यूनिकोड जो है वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो जो हमारे 90 यूनिकोड्स का डिकोडिंग होगा तो वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे हम अब प्रिंट करेंगे बी ए को, तो यहाँ पे हमारा जो 90 है वो करेक्टर जेड को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट होगा ZBC। और नेक्स्ट हमारा है मेमोरी व्यू डेटा टाइप, व्यू ऑफ मेमोरी विदाउट कॉपीइंग। जैसे हमारा बाइट एरे है
डेटा हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो इसमें हमने बाइट एरे फंक्शन को कॉल किया और एक डेटा डाल दी, और यहाँ पे mv नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम मेमोरी व्यू करके उस वेरिएबल को लिख दिए। तो उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे mv0, तो mv0 मतलब मेमोरी व्यू जो है फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 72, सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे mv0, तो यहाँ पे 72 दे रहा है, जो कि हमारा एक तरह से अभी हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे अभी बाइट्स, सिमिलरली बाइट्स की तरह ही इसने 72 हमें रिजल्ट में दिया है यहाँ पे आउटपुट में। तो एक तरह से बाइट्स की तरह ही वर्क करता है। और इसका यूज़ क्या है, लार्ज डेटा फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल टाइप्स में नन टाइप, जो कि हमारा होता है नन, रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे कि हमने एक्स में नन डाल दिया तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे वेरिएबल में वैल्यू जो है वो एब्सेंट है, मतलब नहीं है। इसका यूज़ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न, जैसे कि हम रिटर्न में नन यूज़ कर सकते हैं कि हम अगर कुछ नहीं रिटर्न करना चाहें वहाँ पे फंक्शन से, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और एज ए प्लेस होल्डर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक तरह से ऑप्शनल वैल्यूज़ की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई वेरिएबल्स में ऑप्शनल डेटा डालना है तो हम उसकी जगह नन यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम जैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में स्विच करते हैं डेटा को। जैसे कि हमारा एक्स इंट 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हम साथ में करते करते भी सीखें, बेटर है, क्योंकि ये बताने से अच्छा है यहाँ पे हम सीखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जैसे यहाँ पे है x इक्वल टू इंट 10। तो हम अगर इसको एंटर करें और यहाँ पे हम जैसे x में हमने इंटीजर 10 डाला है, तो मतलब यहाँ पे जैसे हमारा 10 जो है वह एक स्ट्रिंग है, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ किया है, जो कि हमारे, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो 10 है वो एक स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए इंट फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें कि हमने वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाली हुई है। तो ये टाइप कास्टिंग क्या करेगा, इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमारा इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो एक्स का टाइप है वो चेंज होके इंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें टाइप ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमारा जो है इंट हो गया। अगर यहाँ पे हम सेम पहले एक वेरिएबल क्रिएट करें, न्यू वेर, और यहाँ पे हमने उसमें डाला 1 2 3। तो अब अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने तो हमें यहाँ पे उसका डेटा दिखा रहा। और अगर हम इसको टाइप चेक करें, टी वाई, इसका टाइप अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा। अभी यहाँ पे इसका टाइप जो है स्ट्रिंग दिखा रहा। अगर हम सेम यहाँ पे हम इसको टाइप कास्टिंग यूज़ करें, तो ये हमारा इसका टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको टाइप दे दिया इंट, उसके बाद तो हमारे यहाँ पे जो इसका टाइप है इस वेरिएबल का, तो वो टाइप यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन ये कुछ ही केस में यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 के साथ यहाँ पे कोई
अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग है वो यहाँ पॉसिबल नहीं होगी। जैसे मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, ए इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 1 2 3 ABC। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करके, सॉरी, प्रिंट टाइप, उसके बाद यहाँ पे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ए को। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें जो है एरर दे दिया। यहाँ पे हमारा एरर दे रहा वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विद बेस 10। यहाँ पे हमारा क्योंकि तीन ही जो डिजिट हैं वो की इंटीजर हैं, बाकी तीन जो है वो हमारी करेक्टर्स हैं, तो इसी वजह से हमारा इनवैलिड दे रहा है। तो हमारा ये भी चीज़ें ध्यान रखनी टाइप कास्टिंग के समय, हमारा जो कि डेटा है वो एक एक से दूसरे में तभी कन्वर्ट होगा जबकि वो कन्वर्ट होने के लायक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा फुल इंटीजर कोई स्ट्रिंग के अंदर लिखा होता जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता। या मान लिया सपोज कि ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3.43, ये हमारा अगर फ्लोट वैल्यू भी लिखी हुई है तो क्योंकि फ्लोट हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। लेकिन अगर यहाँ पे इसके साथ कोई करेक्टर्स लिखे हुए हैं तो ये चीज़ जो है टाइप कास्टिंग में वर्क नहीं करेगी। तो यानी कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा ये डेटा, अगर इसके साथ कोई करेक्टर्स लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो ये हम करेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने ए को प्रिंट किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसने एरर दे दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने, सॉरी, फ्लोट जो है वो नहीं कन्वर्ट होगा, तो वो फ्लोट में ही कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हमें फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया फ्लोट, और हम फ्लोट जैसे यहाँ पे हमारे पास है x इक्वल टू फ्लोट 5 प्रिंट 5। तो फ्लोट टाइप का अगर हमें वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है तो जैसे हमने फ्लोट लिखा और यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया कोई भी जो कि इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, जो हमारा कन्वर्जन है टाइप कास्टिंग का, तो वो हमारा इंटीजर टू फ्लोट हो जाएगा, लेकिन फ्लोट टू इंटीजर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू INT 23 यहाँ पॉसिबल तो है वैसे, तो फिर ये हमारे यहाँ पे क्यों एरर दिया? 1 2 3, यहाँ तो हमारे सही है। int does not base 10। मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्या इशू है यहाँ पे। प्रिंट टाइप बी, ओके, यहाँ पे इंटीजर, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करें उसके बाद शायद इशू आएगी। हाँ, अगर हमारा जो फ्लोट टाइप है तो वो अगर इंटीजर में है तो यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग दो हमारी लगेंगी। अगर हमारा जैसे पहले जो डेटा है वो हमारा जो है फ्लोट में है, और उसके बाद फ्लोट में, उसके बाद हमारा है स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हम क्योंकि डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इंट इंट यानी कन्वर्जन, तो इसी वजह से ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो नहीं हो पा रही है। अगर हमें इसको डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे हम कर भी सकते हैं इसको, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हम पहले इसको यूज़ करेंगे फ्लोट, पहले हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का जो डेटा है वो हमारा फ्लोट में है।
फिर उसके बाद हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारा कन्वर्ट हो गया। और ये इस जगह पे इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा फ्लोटिंग डेटा है, और यहाँ पे उसके बाद जो है हमारा अ, उसका डेटा टाइप डेटा का वो है हमारा स्ट्रिंग। तो हमारा पहले जो पूरा डेटा है उसको हम पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप कास्टिंग लगेंगी। इसी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा था, क्योंकि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसको डायरेक्ट यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, सॉरी इंटीजर में। और जो कि हमारा डेटा था स्ट्रिंग के अंदर वो हमारा था फ्लोट टाइप का। इसी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा था बेस 10 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, अगर हमारा कोई डेटा है, हमने सी इक्वल टू लिया 1 2 3 4, अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। एस टी इक्वल टू str2 3 4, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो है ये टाइप कास्टिंग हो गया स्ट्रिंग में। 2 3 4 यहाँ पे हम सी भी लिख सकते हैं, बोथ थिंग्स आर सेम। और यहाँ पे अगर हम एस टी का डेटा टाइप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एस टी आर टाइप का है। अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 2 3 4 है। और सेम हम कन्वर्ट टू बुलियन को भी हम एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, या प्रिंट लिखें या कोई वैल्यू बुल ले ले, बुल 1। अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया बी को तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ही स्टेप में दिखा दिया प्रिंट डायरेक्ट बुल करके। तो मैंने जो ये यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है यानी कि मैंने ही लिखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जो इसका रिजल्ट है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही साथ दोनों चीज़ें लिख दी। पहले यानी कि इसको फंक्शन कॉल किया है, फिर उसके बाद प्रिंट किया है, तो हमारा जो डेटा है वो बुलियन में कन्वर्ट हो गया। तो 1 जो हमारा बुलियन में ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और 0 जो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं टाइप कास्टिंग में। तो आगे चलते हैं अब स्लाइड्स में क्या रिमेनिंग है। टाइप कास्टिंग विद एग्जांपल रियल वर्ड यूजर इनपुट, ऑल इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स इन स्ट्रिंग। हाँ, जो हमारे टाइप कास्टिंग का मेन जो यूज़ होता है वो हमारे जैसे अगर हम यूज़र से कोई इनपुट मांगना चाह रहे हैं, तो हमारा इनपुट में जो है यूज़र जो भी एंटर करके देता है वो हमारा सब सारा कुछ डेटा एज ए स्ट्रिंग हमारा जो इंटरप्रेटर है वो रीड करता है। तो यहाँ पे जैसे हमें यूज़र से हमने उसकी एज मांगी, तो यूज़र जैसे अगर एंटर करेगा 25 तो वो हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एज ए इंटीजर, जो कि जिसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एज इक्वल टू इनपुट यूज़र से मांगा एंटर योर एज, एक तरह से एंटर एज। तो उसने यूज़र ने एंटर किया 25। तो हमने यूज़र ने जो भी एंटर किया तो वो डेटा हमारे पास आया एज ए स्ट्रिंग। तो हमने फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ किया है, फिर उसके बाद हमने उसमें +5 ऐड किया है, यानी कि एक तरह से अदर हम उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की। तो हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट, हम जैसे एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एज, उसमें लिख रहे हैं इनपुट, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटर योर एज। उसके बाद हमने एंटर किया तो अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर एज। अगर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने एंटर किया 2 3, उसके बाद मैं यहाँ इसको प्रिंट करूँगा जो हमारा एज वेरिएबल है
उसका टाइप, तो उसका टाइप स्टार्टिंग में हमें स्ट्रिंग मिला, जो कि यानी कि हमें दर्शाता है कि हमारे जो टू थ्री वेरिएबल, सॉरी, जो हमने टू थ्री डेटा एंटर किया है, तो वो हमारा एज वेरिएबल में स्टोर हुआ एज ए स्ट्रिंग। तो हमने जो भी यानी कि एंटर किया वो हमारा स्ट्रिंग एज ए रीड होता है। तो हम अब इसको अगर हमें एज ए इंटीजर यूज़ करना है, क्योंकि हमारी जो एज है वो नंबर्स है, तो वो एक इंटीजर डेटा हुआ, तो हमें उसको एज ए इंटीजर यूज़ करना है। तो इसी वजह से हम एज में इसको टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो इंट होगा। प्रिंट भी कर सकते हैं एज, तो हमारी जो एज हुई टू थ्री यहाँ पे प्रिंट हुई। अब हम इसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें, जैसे टू थ्री प्लस थ्री, तो यहाँ पे टू सिक्स हो गई, तो एक्शन भी यानी परफॉर्म हो गया एडिशन, जो कि यहाँ पे जैसे प्लस फाइव दिखाया गया। और दूसरा है स्ट्रिंग टू फ्लोट, तो हम स्ट्रिंग से फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर हमारा 36.6 आ रहा है एज ए स्ट्रिंग, तो उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम फ्लोट फंक्शन को यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग के लिए। उसमें हमने जो अपना स्ट्रिंग डेटा डाल दिया, तो वो कन्वर्ट होके हमारा एज ए फ्लोट हो जाएगा। और सेम हम बुलियन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई डेटा बुलियन है, हाँ, जो हमारा नॉन इम्पटी स्ट्रिंग होती है वो होती है ट्रू, हमेशा ट्रू होती है। अगर हमने नॉन इम्पटी स्ट्रिंग ली है या कोई भी वैल्यू ली है जो कि जीरो नहीं है, बाकी जीरो से वन से लेके कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे तो वो हमेशा ट्रू होगी। और स्ट्रिंग के लिए, सॉरी, अगर हमारी इम्पटी स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स होगी, और यहाँ पे अगर जीरो इंटीजर में केवल जीरो वैल्यू है तो फॉल्स होगी। उसके अलावा हमने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है या कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है तो वहाँ पे वो वैल्यू ट्रू होगी बूलियन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। मेन दो ही केस में हमारा जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, बाकी हमेशा ट्रू ही रहेगी। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉल्स लिखी है तो भी फॉल्स ही रहेगी। तो तीन केस हो गए, सॉरी। और नेक्स्ट हमारा है इंटरनल मेमोरी डिटेल्स ऑफ ऑल टाइप्स। तो हर एक टाइप्स का इंटरनल मेमोरी जो होता है वो कैसे यूज़ होता है। तो इम्यूटेबल टाइप्स जो होते हैं उनका अलग है। हाँ, जैसे इम्यूटेबल टाइप्स जो होते हैं वो इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट, बाइट्स, ये हमारे जो होते हैं टाइप्स, डेटा टाइप्स, ये हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इसमें हम डेटा जो होता है वंस स्टोर्ड, रीयूज्ड, एनी चेंजेस, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम इसको जब हम क्रिएट करते हैं, यानी कि एक बार क्रिएट करते हैं स्टोर्ड वंस, फिर उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। मतलब फिर वो उस सेम ऑब्जेक्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। और म्यूटेबल टाइप्स में क्या होता है, जैसे हमारे आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट एरे, तो ये डेटा हमारा जो होता है हीप में स्टोर होता है। अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो सेम उसी मेमोरी में ही चेंज होता है, ना कि दूसरी मेमोरी में चेंज होता है जाके। तो नेक्स्ट हमारा है जैसे यहाँ पे सीक्वेंस टाइप्स स्टोर रेफरेंस। और सीक्वेंस टाइप के जो हमारे स्टोर्स होते हैं वो होते हैं जैसे लिस्ट, टपल, सेट। डू नॉट स्टोर एलिमेंट डायरेक्टली। एग्जाम्पल x 10 20 30। इंटरनली इसकी वर्किंग होती है, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें पॉइंटर्स होते हैं 10 20 30 के ऑब्जेक्ट्स, उनको पॉइंट कर रहा होता है।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे लिस्ट, टपल और सेट होते हैं वो डायरेक्टली वैल्यू को नहीं स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 10, 20, 30, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक्स एक लिस्ट है उसमें 10, 20, 30 ना स्टोर होके यहाँ पे 10 का एक ऑब्जेक्ट जो 10 के लिए क्रिएट हुआ वो स्टोर होगा। जैसे कि हम वेरिएबल क्रिएट करते थे एक्स और 10 वहाँ पे स्टोर करते थे, तो 10 का एक जो ऑब्जेक्ट बना होता था वो हमारे एक्स में स्टोर होता था, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एक्स उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता था वहाँ पे। तो सेम जो हमारा 10 है उसका एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना होगा, वो यहाँ पे रिफर हो रहा होगा, ना कि यहाँ पे 10 वैल्यू प्रेजेंट होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि डू नॉट स्टोर एलिमेंट डायरेक्टली। जो हमारे लिस्ट होता है वो डायरेक्टली हमारा वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। सॉरी, लिस्ट, टपल और सेट तीनों, यहाँ पे केवल लिस्ट ही नहीं। और अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो जैसे कि व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, प्रिंट इंट x प्लस वाई। तो इसका क्या आउटपुट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं ही इस वीडियो में बता दूं। मेरा बताना सही नहीं रहेगा, आप इसको खुद से करिए और उसके बाद बताइए क्या होगा। वैसे मैं बता ही देता हूँ 10 + 5 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम कन्वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फॉलोइंग, इस इसका डेटा टाइप क्या होगा आप बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या चीज़ टाइप होगा, क्या चीज़ पैरेंथेसिस से यूज़ होता है या क्या चीज़ ब्रैकेट से यूज़ होता है। इज़ दिस आइडेंटिफायर वैलिड, क्या यह आइडेंटिफायर वैलिड है, आप बता सकते हैं यस और नो कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन 3 का आंसर। और व्हाट टाइप इज़ दिस, इसका डेटा टाइप आप बता सकते हैं। मैंने अगर ए में ट्रू स्टोर किया तो इसका क्या डेटा टाइप होगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जैसे वाई इज़ फ्रोजन सेट नीडेड, वेयर यू कैन यूज़ इट, फ्रोजन सेट का क्या यूज़ है, उसको कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द आउटपुट, आप इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। अगर मैंने एक ए वेरिएबल में लिस्ट स्टोर की 1, 2, 3 की, और बी में मैंने वही वेरिएबल ए डाल दिया, फिर उसके बाद ए में अपेंड किया 4, उसके बाद प्रिंट किया बी। तो मैंने यहाँ पे अपेंड वैसे नहीं बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। मैं ये फंक्शंस बताऊंगा आपको आगे, तो उसके बाद मैं ये सेम क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं, या अगर आपको पता है पहले से ही तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा टाइप्स इज मेमोरी इफिशिएंट फॉर लार्ज नंबर सीक्वेंस, कि कौन सा डेटा टाइप जो है मेमोरी इफिशिएंट है हमारे बड़े नंबर्स के सीक्वेंस के लिए, लार्ज नंबर सीक्वेंस के लिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड बाइट एरे, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं कि बाइट और बाइट एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई शायद, लेकिन मैंने इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, जो कि अगर आप किसी वीडियो में भी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सीखने को शायद ही मिलें, जो कि आपको इतनी डिटेल्स में समझाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।